अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि इस बुक को हम लोग पॉकेट जीके के रूप में इस बुक को हम लोग जानते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान ये बुक है और ये खान सर द्वारा ये बुक लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं बाई खान सर, बिहार केसरी के नाम से। तो ये आप देख सकते हैं इनको बिहार केसरी का अवार्ड मिला हुआ है। और ये देख सकते हैं बुक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा इसी बुक का डिमांड है। तो आप चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम एक ही बार में निकल जाए, तो जितना बार हो सके उतना बार आप रिवीजन करें। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बुक। ऑलरेडी आधुनिक भारत पे ये वीडियो बन चुका है एक, और उसके बाद प्राचीन भारत से भी वीडियो 3 ठो बन चुका है, आप उसको देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का टॉपिक रहेगा, यानी आप देख सकते हैं यहाँ लौकिक साहित्य दूसरे वीडियो में यहाँ तक मैं कवर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, यहाँ तक कवर हो चुका है। और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अष्टधाई व्याकरण की प्रथम पुस्तक, जिसके लेखक है पढ़नी। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंधु का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चर्चनामा नामक पुस्तक है। ये चर्चनामा पुस्तक यानी बिहार एसआई में ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ऑनलाइनर के रूप में जितना बार उतना बार हो सके रिवीजन करिए और उसका टेस्ट लगाइए। आज हम लोग कवर करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी जैसे रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित थे। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईस्वी पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेडकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रोबो एवं जस्टिन ने किया है। यूरियन तथा पुलटॉक ने उससे एंड्रोकोटस तथा फिलॉक्स ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। एस्ट्रोबो डियोडोरस प्लिनी और एरियन नमक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेशियस यह ईरानी राजवैद्य था। टेशियस क्या था? तो यह ईरानी राजवैद्य था। ये क्वेश्चन पूछता है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी भारत फ्रांस संबंध वर्ण है। यहाँ तीसरा देख सकते हैं नियाकस आनेसिकिटस और एरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन एवं इनका विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय था। चौथा है यहाँ पे टालमी, 2री शताब्दी में, ये भी बिहार एसआई में पूछा हुआ था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे। टालमी की जियोग्राफी एवं पेरिफल्स ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। 5वां है डायोनीसियस, मिस्र नरेश टलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। 6ठा है डाईमेकस, सीरियाई राजा एंटिओकस I के राजदूत के रूप में
प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया गया। ये भी कुछ यहाँ BVI है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। प्लिनी इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका की प्रथम सदी यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों एवं खनिजों का वर्णन है। चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इनमें प्रमुख है फहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक उसने विभिन्न स्थानों का क्या किया तो भ्रमण किया, यानी घूमा। गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। हैंडसोंग जो कि 7वीं सदी में हर्ष के शासन काल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ही लीज इसके द्वारा लिखित हैंडसोंग की जीवनी में से हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चौथा यहाँ दे सकते हैं मातवान लीन हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण है। इति संग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपनी समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। शुंग यून यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अरबी लेखक अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अल-बरूनी मोहम्मद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी बना दिया गया। यह रवीना उज्बेकिस्तान का था। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। पूछ सकता है कि सुलेमान कब आया था, तो ये 9वीं शताब्दी में भारत आया था और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अलमशुदी जो कि 10वीं शताब्दी में बगदादी यात्री अलमशुदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। अन्य लेखक तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मोको फोलो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पंडित देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पंडित इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है।
यहाँ देख सकते हैं प्राचीन भारत परिचय। आप देख सकते हैं अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्रों को हम क्या बोलते हैं? तो इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। तथा प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सर्जन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों को के कोई लिखित साधन साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अर्धऐतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को अर्धऐतिहासिक काल यानी इतिहास कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल आता है। ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। या देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, वाक इतिहास। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तथा भारत में प्रसारकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट वुड्स फुट ने पल्लवरम मद्रास से पूर्वी प्रसारकालीन उपकरण पर पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र एवं संस्कृति को संदर्भित करता है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट वुड्स फुट ने भारतीय संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भू विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में ऐतिहासिक पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार यह कि सभ्यता का उदय और विकास अतिनूतन काल प्लायोसीन एज में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं से जो चौथी अंतिम अवस्था के 2 भाग है, जैसे अतिनूतन और अद्यतन, जो कि होलोसीन यहाँ पे होलोसीन अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10 लाख वर्ष पूर्व, अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा प्रसार काल, जो कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक आखेटक एवं खाद्य संग्रहक है। दूसरा है मध्य प्रसार काल, जो कि 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक आखेटक एवं पशुपालक है। तीसरा है नव प्रसार काल या उत्तर प्रसार काल, जो कि 9,000 ईस्वी पूर्व से विश्व एवं 7,000 ईस्वी पूर्व भारत से 2500 ईस्वी पूर्व तक है। यहाँ देख सकते हैं पूरा प्रसार काल। प्रागैतिहासिक काल का समय यहाँ पे 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा प्रसार युगीन सभ्यता का विकास प्लाईस्टोसीन या हिम युग से हुआ है। पूरा प्रसार काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट शिकार था और शिकार की इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी
हैंड एक्स बिदारी और कलीवर और गंडासा खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के वेलन घाटी, राजस्थान के डिंडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। कर्नाटक में स्थित हुनाशागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोरोलाइट और क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बने पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्य के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। यह 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष मिले। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल, सब्जी, कंद मूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार खोज पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। मध्यपाषाण काल की बात करते हैं। मध्यपाषाण कालीन मध्य शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंद मूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए थे, इसलिए इन्हें माइकोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण से मिला उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदाहा नामक स्थान से मिले हैं। यह नवपाषाण काल से हम लोग देख लेते हैं। अन्न उत्पादक युग। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया एवं नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोल्डीवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे एवं मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे, जैसे वे गाय हो गया, बैल, बकरी पालते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के वेलन नदी घाटी में स्थित महदाहा स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर मवेशी के खुर के निशान भी मिले हैं, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष भी मिले हैं। इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों जैसे हथियारों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर को कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। रुजहोम से कई प्राचीन भूमिगत आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष मिले। रुजहोम तथा गुफकराल कश्मीर प्रांत में से अनेक प्रकार के मृदभंड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण औजार से प्राप्त हुए। यह कब्रों में कुत्तों को माली के साथ दफनाया जाता था। यह सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ।
बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नौपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियों, गेहूं की बालियां तथा पत्थर के औजार तथा सिंह की हड्डी के औजार मिले हैं। यहाँ नौपाषाणकालीन स्थल संगनकल्लू, बेल्लारी और कर्नाटक से राख के टीले, पिकलिहल और कर्नाटक से राख के ढेरवे निवास स्थान, उत्तर प्रदेश के चोपानी मांडू से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ एवं हस्त निर्मित मृद भांड, असम के सारूतारू से आदिम कुल्हाड़ी व चित्र मृद भांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रामप्रसाद काल। रामप्रसाद युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। एवं ताम्रप्रसाद कालीन को लोग मुख्य ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहड़ और गिलुंड में उत्खनन हुआ है जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी को सहायक नदी घाटी के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रप्रसाद युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जरवे संस्कृति से है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की सहायक वावरा नदी के तट पर स्थित जरवे गांव एक ताम्रप्रसाद कालीन चालकोलिथिक स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समय काल 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई है। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल सानेगांव, इमामगांव, चंदोली और जारवे, नासिक, दायमाबाद और आदि है। रामप्रसाद कालीन स्थल नवासा महाराष्ट्र से पटसन के प्रथम साक्ष्य एवं लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण नौदा टोली मध्य प्रदेश से चित्रित काले मृदभांड दयमाबाद महाराष्ट्र से कलश समाधान तथा कलश को घेरू के नीचे रखने का प्रमाण मिले हैं। दयमाबाद सबसे बड़ा ताम्रप्रसाद स्थल है। नौदा टोली का उत्खनन का कार्य SD शक्लिया ने किया था। त्रामवर्ती स्थान से सफेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृद भांड मिले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हैंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता। यह दर्जला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे बसी सभ्यता है। अक्रियन, एमोराइट, एलामाइट और मेसोपोटामियन
मियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इस काल निर्धारण रेडियो कार्बन जो कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। यहाँ नोट में आप देख सकते हैं तिथि निर्धारण के कार्बन 14 C14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। यहाँ देख सकते हैं 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व में नई NCERT के अनुसार 3250 से 2750 सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया और 2350 से 1750 में ओल्ड NCERT के अनुसार। और सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किमी है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। ये क्या है? तो ये त्रिभुजाकार सभ्यता है। आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी, और दक्षिण में देख सकते हैं देमाबाद MP महाराष्ट्र और पावरा नदी। यहाँ आप देख सकते हैं पश्चिम से दस्तक नदी और गिंडोर और बलूचिस्तान जो, और यहाँ पूर्व में देख सकते हैं आलमगीर और यूपी हिमंड नदी। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही। 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारीवाला और धौलावीरा, राखीगढ़ी और कलीबंगा। अफगानिस्तान से स्थित सुतघोई और मुंडीगा हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। सुतघोई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और अक्सक्स नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात से लगभग 200 में है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ जो कि 1921 में। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए जिनमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वस्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अनंगार मिले जिसका केवल कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किमी से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। यह एक आयताकार मोहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। कहाँ पे? तो ये राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक अर्थ मृतकों का टीला। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी हैं। इससे सिंधु के
नखलिस्तान के नाम से जानते हैं या वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मिलीमीटर लंबा तथा 7.01 मिली चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरि पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर और दक्षिण में पक्की हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ी बनी हुई है। वे इनके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत गेट गेंड्री विशाल स्नानागार थी। यह पूर्व से पश्चिमी 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हॉल, सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई है। वह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ी पहन रखी है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली जिस पर अद शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिला, जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा है। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता S.R. राव रंगनाथ राव, यह एक व्यापारिक नगर था जो कि 1957 ईस्वी में यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर एवं लोथल से मिले हैं। चंद्रहुद्रो का उत्खनन 1935 ईस्वी में मेके ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में M.G. मुजुमदार ने की। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, शिप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्लियों के पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक एवं अलकृत हाथी मिला। यहाँ से झुकर, झागर और सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से एक जोते हुए यानी खेत का साक्ष्य मिला। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां पूर्णतः समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अलकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की अस्थि के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है।
नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया। यह दुर्ग, मध्य नगर और निचले शहर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। यह नोट में आप देख सकते हैं धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन नगर को वर्ष 2019 से 20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिश युक्त सूचना पट नोटिस बोर्ड भी मिला है। सुरकोटड़ा और गुजरात में स्थित स्थल है सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के कठिवाड़ा जिले में स्थित है, या जहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यहाँ दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसके शहर गिंड प्रणाली पर बसे हुए और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए व 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता समाज संभवतः 4 बड़ों में विभाजित है। पहला है पुरोहित वर्ग और दूसरा है व्यापारी वर्ग और तीसरा है किसान और चौथा है श्रमिक, जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य, तांबा प्लस टीन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने और चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ पुरुष एवं महिलाएं जवरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षी की लड़ाई कराना, शतरंज खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानगार होता और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा एवं अर्थ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे। इन्हें ध्यान व योग का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में मत सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मत देवियों की मूर्ति मिलती है। यहाँ से ज़्यादातर मोहरे सेल खड़ी से बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। मोहरों का पर एक सिंगरी सबसे ज़्यादा वाली आकृति, पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्ति आग में पकाकर बनाई जाती थी जो कि टेराकोटा पद्धति कहलाती है। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल में चावल, रंगपुर से चावल की भूसी मिली थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सैधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन नहीं थी तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं 5वीं शताब्दी BC
में हिंदू पुराने फारसी शब्द का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया था। उन्होंने हिंदू नाम दिया था। यहाँ देख सकते हैं विदेशी व्यापारी, वस्तु यहाँ पे देख सकते हैं, और वस्तु यहाँ पे परदेश टीन अफगान ईरान से, और गोमेद सौराष्ट्र से, सोना कर्नाटक अफगान और ईरान से। यहाँ पे वस्तु देख सकते हैं तंबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से, और चांदी अफगानिस्तान ईरान, और सीसा ईरान राजस्थान से। यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण, इतिहासकार और यहाँ के कारण आप देख सकते हैं। गार्डन चाइल्ड एवं मर्टिमर व्हीलर जो कि का आक्रमण है। SR राव, सर जॉन मार्शल वे मैक जो कि बाढ़, सर जॉन मार्शल जो कि प्रशासनिक शिथिलता, और अमलानंद घोष जो कि जलाशय परिवर्तन, UR केनेडी जो कि प्राकृतिक आपदा के लिए, और माधो स्वरूप वत्स जो कि नदियों के रुख बदलने से। यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की समानता प्रारंभिक जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 1826 से चार्ल्स मिशन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम के हड़प्पा का सर्वे किया, और 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, एवं उन्हें अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग किस समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI जनक कहा जाता है। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम सहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया, ये भी BBI है। 1922 में सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं प्रमुख स्थान और स्थिति और उत्खननकर्ता खोजकर्ता, और यहाँ पे नदी। हड़प्पा में देख सकते हैं पार्क के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, उत्खननकर्ता जो कि दयाराम सहनी है जो कि 1921 से, माधव स्वरूप उत्सव जो कि 1926, और व्हीलर जो कि 1946 में। और ये नदी है कौन सा, तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो पाक के सिंधु प्रांत का लरकाना जिला जो कि राखलदास बनर्जी 1922, और मेके जो कि 1927 ईस्वी, और व्हीलर जो कि 1933, और ये नदी है सिंधु। लोथल देख सकते हैं गुजरात का अहमदाबाद जिला जो कि SR राव जो कि 1953 से 54, और इसका नदी है भोगवा। धौलावीरा जो कि गुजरात का कच्छ जिला है। JP जोशी जो कि 1967 से 1968 ईस्वी तक। रविंद्र सिंह बिष्ट जो कि 1990 से 91, और ये नदी है लूनी। चंदहुद्रो जो कि प्राग का सिंध प्रांत नवाब शाह जिला जो कि मेके जो कि 1925 से। NG मुजमदार जो कि 1931, और ये सिंधु है उसका नदी। सुरकोटरा जो कि कच्छ गुजरात। जगपति जोशी जो कि 1972 से 75, और यहाँ पे नदी है भोगवा। रंगपुर जो कि कठिवाड़ा जिला गुजरात जो कि रंगनाथ राव 1953 से 54, और यहाँ पे नदी है मादर। कलिबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान जो कि अमलानंद घोष जो कि 1951 से। यहाँ पे VV लाल BV के थापर जो कि 1961, और घाघर नदी है। घाघर नदी आप देख सकते हैं। कोट दीजी जो कि सिंधु प्रांत का खैरपुर है जो कि फजल अहमद जो कि 1953 से, और इसका नदी है सिंध। यहाँ पे आलम
गिरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश है, और यज्ञदत्त शर्मा जो कि 1953 से 56, यहाँ पे हिंडन देख सकते हैं। दैमाबाद जो कि अहमदानगर महाराष्ट्र जो कि M.N. देशपांडे जो कि 1958 से 69 तक यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 1958 से 1959 तक। S.R. राव जो कि 1975 से 76, और M.A. शाली जो कि आपको देख सकते हैं 1978 से 1979 तक। और ये इसका नदी है फावरा। यहाँ पे सुत का गिंडोर जो कि पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। आरएल स्टाइल जो कि 1927 से दशक इसका नदी है। रोपड़ जो कि रोपड़ जिला पंजाब में जो कि यज्ञदत्त शर्मा जो कि 1953 से 56 जो कि सतलज है इसका नदी। बनवाली जो कि आप देख सकते हैं हिसार जिला हरियाणा में। आप यहाँ पे रविंद्र सिंह विस्ट और जो कि 1974 से यहाँ पे नदी है रंगोई। नदी कौन सा है? तो रंगोई है। आप यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा छोटा मैं कर देती हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राप्त वस्तु एवं खोज। जैसे हड़प्पा हो गया 37 कब्रिस्तान विदेशी की कब्र का इसका गाड़ी श्रृंगार पेटी का स्टेचू ऑफ पिस्ट पुजारी की प्रतिमा। दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो जलापूर्ति के लिए कुआं सुत्ती कपड़े के साक्ष्य कपास स्नानगढ़ ग्रेट बात। और तीसरा हो गया लोथल जो कि हाथी का दांत पे माने घोड़े की मीड़ और मृतिया फ्रांस की मोहर पर शतरंज के साक्ष्य पतन मंदरगाह और अग्नि वेदिकाएं हैं। धौलावीर में नगर 3 भागों में विभाजित है जो कि एक पूर्व है, मध्य और पश्चिम। और चंदहुद्रो अलकृत हाथी खिलौने और लिपस्टिक और वर्तकार ईंटें मिली है प्रकार। और कोटतदा में घोड़े की हड्डियां मिली है। रंगपुर में धान चावल की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग मृद भांड मिले हैं। और कालीबंगा से बेलनकार मोहरे हल के निशान, जूते हुए खेल के साक्ष्य अलंकृत और ईंटों का प्रयोग युगल समाधि अग्निवेदिकाएं मिली हैं। और कोट दीजी जो कि वाणिज्य काश्य से चूड़ी धातु के उपकरण मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी होगा, क्योंकि यहाँ नंबर से दिया है जो कि 1 से लेकर और 21 तक, यहाँ पे 1 से लेकर 21 तक का दिया हुआ है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसान रहेगा, याद करने में। यहाँ पे देख सकते हैं आलमगीरपुर में सिरेमिक और उत्पादक मृद भांड की मूर्तियाँ मिली, जो कि अहमदाबाद में धातु का रथ हो गया, यहाँ पे हो गया। और सुत का गेंडोर जो कि तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि के राख से बर्तन मिले हैं। और यहाँ पे रोपड़ से देख सकते हैं कृषि गेहूं चावल के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली से तिल और सरसों का ढेर, अच्छी किस्म और जौ सड़क एवं नालियों के अवशेष मिले हैं। सुत का जो कि परिपक्व वस्ती और विलासिता के समान व्यापार मिले हैं। और राखीगढ़ी में चौपतरे का बनी अग्निवेदिका मिट्टी के बना के। और देशलपुर में विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। कुनाल में जैसी चांदी के 2 मुकुट, और रोजदी में जो कि मुकुट और गेहूं के साक्ष्य में, मिताथल में चांदी के आभूषण और बर्तन मिले हैं, आप देख सकते हैं। और बनवाली में जौ और मिट्टी के हल की आकृति मिली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक सभ्यता।